गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हमारा कृषि वाला चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने प्राथमिक क्रियाओं में से कृषि पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रोपण कृषि पहले पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे विस्तृत कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। यह जो कृषि है यह मध्य अक्षांश के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। मध्य अक्षांश रेखाओं के बारे में आप जानते हो। जहाँ पर मध्य अक्षांश आता है वहाँ पर आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेश है, उन प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल जो है वो गेहूँ है। इसके अलावा मक्का, जौ, राई एवं जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का जो आकार है वो बड़ा होता है। खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा किए जाते हैं। इसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े खेत होते हैं। खेतों के ऊपर जो फसलें उगाई जाती हैं वो अधिक उगाई जाती हैं, और क्योंकि कम व्यक्ति उसमें लगते हैं, ज़्यादातर जो काम है वो यांत्रिक है, यंत्रों द्वारा किया जाता है, कम व्यक्ति लगते हैं, इसलिए प्रति व्यक्ति उत्पादन ज़्यादा होता है। विस्तृत वाणिज्य कृषि में गेहूं की कृषि जो है ज़्यादा की जाती है। इसमें देखिए ये मानचित्र है जो ये दिखा रहा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहाँ कहाँ होती है। देखिए उत्तरी अमेरिका में ये सारे जितने भी हैं ये विश्व के ज़्यादातर घास के मैदान हैं। ये घास के मैदानों में ही ज़्यादातर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। जैसे उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज का घास का मैदान है, प्रेरीज क्षेत्र है जहाँ पर ये कृषि की जाती है। यहाँ पर गेहूं की कृषि अधिक मात्रा में होती है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, और इसके अलावा अफ्रीका का जो दक्षिण अफ्रीका वाला भाग है उसमें वेल्स क्षेत्र में गेहूं की कृषि की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ये सब घास के मैदानों के नाम हैं। और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी और के मैदान हैं। इसके अलावा यूरेशिया में स्टेपिस, यूरोप और एशिया का जो बीच वाला भाग है यूरेशिया, इस क्षेत्र में स्टेपिस के घास के मैदान हैं जहाँ पर विस्तृत वाणिज्य कृषि की जाती है। ये सारे जो है मैप में आप ही भरेंगे, इसी तरह से वर्ल्ड के मैप में आप इसको भरेंगे। इसके बाद है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होती है? जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है, उसे कहते हैं मिश्रित कृषि। इस प्रकार की कृषि विश्व में अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण के रूप में उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल होती है। इसके अलावा कंदमूल भी होता है, जो चारे की फसल होती है वो भी मिश्रित कृषि में की जाती है, क्योंकि इसके अंदर साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। ये सारी जो कृषि है, ये कृषि देखिए इसमें फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ साथ पशुओं को, जैसे मवेशी, भेड़,
सूअर और कुकुर इसमें आय के मुख्य स्रोत होते हैं। विकसित कृषि में यंत्र, इमारतें, रासायनिक एवं वनस्पति खाद जैसे हरी खाद होती है के गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय, साथ ही कृषकों की कुशलता और योग्यता मिश्रित कृषि के लिए मुख्य विशेषताएं हैं, क्योंकि इसमें साथ जगह भी चाहिए होती है और इसके साथ साथ यंत्र भी चाहिए होते हैं और रासायनिक खादें भी चाहिए होती हैं, क्योंकि कृषि के साथ साथ हमने पशुपालन का कार्य भी करना है, तो इसके लिए कृषकों की कुशलता भी चाहिए और योग्यता भी चाहिए, जो मिश्रित कृषि के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि कृषि में जो चीज़ें पेड़ पौधे, जो पत्ते, जो भी है घास फूस बचता है, उसको पशुओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मिश्रित कृषि जो है ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। इसमें दोनों कार्य एक साथ किए जाते हैं, पशुपालन और कृषि का। इसके बाद है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि दुधारू जो पशु होते हैं उनका पालन पोषण किया जाता है दूध के व्यवसाय के लिए, उसे हम डेयरी कृषि कहते हैं। इसमें पूंजी भी अधिक की आवश्यकता होती है और इसके साथ साथ पशुओं के लिए जो घास, छप्पर और उनके रहने का स्थान और दुग्ध उत्पादन के लिए अधिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और पूंजी भी अधिक चाहिए होती है इसके लिए। पशुओं के स्वास्थ्य, उसके प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी ये डेयरी कृषि जो है सक्सेसफुल होती है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों ने भी देखा होगा जब पशुपालन का कार्य किया जाता है तो उसमें श्रमिक भी ज़्यादा चाहिए होते हैं और दूध निकालने के लिए अलग अलग यंत्रों का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ रहने का स्थान पशुओं का, उनके नहलाने का स्थान, उनकी चिकित्सा का प्रबंध, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो पशुओं के लिए चाहिए होती है। ये डेयरी कृषि के लिए बहुत ही आवश्यकताएँ हैं इन चीज़ों की। डेयरी कृषि का कार्य नगरों एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो ताज़ा दूध है और अन्य जो डेयरी उत्पादन होते हैं एक अच्छे बाज़ार में जल्दी से टाइम से पहुंच जाएं। समय से इसको पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। इसके लिए यातायात साधन और प्रतीक्षकों का उपयोग और इसके अलावा और जो चीज़ें डेयरी उत्पादन के लिए जो मशीनें चाहिए होती हैं, सब ज़रूरी चीज़ें समय पर मिलनी चाहिए। डेयरी उत्पादन में वाणिज्य डेयरी में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रदेश है वो पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा कनाडा का और तीसरा न्यूजीलैंड का है। दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया, इसमें आपको डेयरी उत्पादन जो है वहाँ पर होता है। जो इसमें सबसे बड़ा प्रदेश आपको बताया गया है, सबसे बड़ा क्षेत्र है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, जिसके अंदर डेनमार्क भी है और इसमें भी बहुत ज़्यादा दुग्ध व्यवसाय किया जाता है। डेयरी का जो है डेयरी कृषि की जाती है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागर, आपको पता है कि विश्व में भूमध्य सागर कहाँ है। ये देखिए, ये वैसे तो डेयरी कृषि का ये मैप है, जिसमें मैंने आपको अभी बताया था कि यूरोप का भाग भी इसमें आता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का भाग है जो डेयरी कृषि के लिए है और यहाँ पर देखिए उत्तरी अमेरिका का, कनाडा का भाग है, ठीक है। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड का भाग है। तो यहाँ पर जो है ये डेयरी कृषि की जाती है। ये 3 क्षेत्र आपको प्रमुख क्षेत्र बताए गए हैं डेयरी कृषि के लिए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागरीय कृषि जो है इस अक्षांश पर इसको जो कृषि की जाती है, भूमध्य सागर वाला अक्षांश जो है 35 से लेकर जो 40 डिग्री के बीच का अक्षांश है, वो उत्तर में भी और दक्षिण में भी भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर जो भाग है भूमध्य सागर का, इसमें खट्टे फलों की कृषि की, रसदार फल जो होते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि कहलाती है। यहाँ पर यूरोप में इसके सारे जो हैं, इसमें सारे केंद्र हैं
भूमध्य सागरीय कृषि में इसमें सारे रसदार और खट्टे फल जैसे अंगूर है, नारंगी है, जैतून है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी कृषि की जाती है। अंगूरों का इस्तेमाल जो जूसेस बनाने के लिए, मदिरा बनाने के लिए, किशमिश और मनक्का बनाने के लिए किया जाता है। और इसके साथ साथ जैतून यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, आंवला बहुत होता है, उसका भी इस्तेमाल जूसेस में किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये ज़्यादातर उनकी कृषि की जाती है, खट्टे फलों की, रसदार फलों की, और उसी के आधार पर उद्योग लगाए जाते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताए हैं। और इसके साथ साथ जूसेस के जो उद्योग हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। ये भूमध्य सागरीय कृषि कहलाती है। इसके अलावा बाज़ार के लिए सब्जी एवं उद्यान कृषि है, जो भूमध्य सागरीय प्रदेश भी इसके अंदर आएगा, जहाँ पर नीदरलैंड और इसके अलावा यूरोप का और भी कुछ भाग है जहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ पर जितने भी ये फ्रांस, इटली, स्पेन, इन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। ये यहाँ पर उद्यान हैं, अलग अलग तरह के बाग हैं फलों के, और इसे ट्रक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ट्रक फसल फार्म जो होते हैं वो बाज़ार के से मध्य दूरी पर स्थित होते हैं, जो एक ट्रक रात भर में दूरी तय कर सकता है। उसी आधार पर इसको ट्रक कृषि के नाम से जाना जाने लगा है। पश्चिमी यूरोप ये वाला भाग और उत्तरी अमेरिका के जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। इसमें पशुधन पाला जाता है, जिसमें विशेषतः गाय, बैल होते हैं। इन्हें बाड़े पर कारखानों में तैयार बने भोजन पर रखा जाता है और इनकी बीमारियों का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें भवन निर्माण, यंत्र खरीदने, प्रकाश की व्यवस्था, पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था, ये सब की जाती है। उनकी फसलों का नस्लों का चुनाव और उनकी प्रजनन की वैज्ञानिक विधियाँ, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर की जाती है, जिसे कारखाना कृषि कहा जाता है। इस तरह से ट्रक कृषि और कारखाना कृषि दो प्रकार कृषि है। ट्रक कृषि में क्या होता है, जो बागान लगाए जाते हैं, उद्यान लगाए जाते हैं, वो वहाँ तक लगाए जाते हैं, वहाँ पर लगाए जाते हैं जो बाज़ार से एक ट्रक इजीली वहाँ जा सके, पहुँच सके, उतनी दूरी हो। वो वाले उद्यान, वो वाले बागबानी जितने फलों की और फूलों की जाती है। और इसके अलावा जो कारखाना कृषि होती है उसमें पशु को पाला जाता है, पशुओं को रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनके रहने की पूरी व्यवस्था की जाती है, उनकी चिकित्सा के प्रबंध किए जाते हैं। तो ये दो तरह की कृषि है, एक है कारखाना कृषि, दूसरी ट्रक कृषि। इसके अलावा आपके यहाँ पर सहकारी कृषि भी होती है। सहकारी कृषि उसका मतलब है जब कृषकों का समूह अपनी कृषि के लिए अधिक लाभ कमाने के लिए एक संस्था बनाता है, सहकारी संस्था बनाता है, जिसमें सारा कृषि का कार्य संपन्न हो सके, और उस तरह को उसे कहते हैं सहकारी कृषि। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप से सहायता करती है। ये सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीज़ों को खरीदने के लिए और कृषि उत्पादनों को, जब कृषि का उत्पादन हो जाता है तो उसे उचित मूल्य पर बेचने के लिए हेल्प करती है, सभी संसाधन जुटाने में मदद करती है। इसे हम कहते हैं सहकारी कृषि। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था, जो पश्चिमी यूरोप में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में हुआ था शुरू, और वहाँ पर सफलतापूर्वक चल रहा है ये। और इसकी सबसे ज़्यादा सफलता डेनमार्क में मिली है। डेनमार्क मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पर डेयरी कृषि भी की जाती है, बहुत ज़्यादा पशुपालन वाला कार्य किया जाता है। ये सबसे बड़ा क्षेत्र है डेयरी कृषि का, और यहाँ पर ही सहकारी आंदोलन सबसे पहले चला था और यहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा सफलता मिली है। इसके अलावा जो हमारी जो नेक्स्ट है वो है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि भी, इसमें भी जो है एक समूह के रूप में कृषि की जाती है। एक इकट्ठे करके फॉर्म्स, जो छोटे छोटे फॉर्म हैं तो उन्हें इकट्ठा करके मिलजुल कर कृषि की जाती है। इसमें जहाँ पर कृषि की दशा सुधारने के लिए और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए
या आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ हुई थी। इसकी शुरुआत जो है वो पूर्व सोवियत संघ में शुरू हुई थी। इसे कोलखोज कृषि के नाम से जाना जाता है और सभी कृषि अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि का कार्य करते हैं। वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखते हैं। तो इस तरह से मिलाकर फॉर्म्स को इकट्ठे मिलकर जब कृषि करते हैं तो उसे कहते हैं सामूहिक कृषि। और इस कृषि की शुरुआत सोवियत संघ में हुई, वहाँ पर इसका नाम कोलखोज कृषि के नाम से जाना जाता है। आज मैंने आपको 3 अलग अलग नाम बताए हैं। एक है ट्रक कृषि, दूसरा कारखाना कृषि, इसके अलावा कोलखोज कृषि, और हम बाकी जो कृषि पढ़ रहे हैं वो तो है ही पॉइंट्स, जैसे सहकारी, सामूहिक कृषि, डेयरी कृषि और वाणिज्य अनाज कृषि, ये तो है ही। तो आपको सबकी डेफिनेशंस अलग अलग याद होनी चाहिए। प्राथमिक क्रियाओं में कृषि के साथ साथ खनन का कार्य भी किया जाता है। खनन का मतलब होता है खानों से खनिज संसाधनों को निकालना। अब खानों के अंदर खनिज संसाधनों को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो क्या है? भौतिक कारकों में कि जो खानों का के अंदर खनिजों का निक्षेप है उसका आकार क्या है और उसकी श्रेणी क्या है, मतलब किस प्रकार का खनिज है वो, और उसकी उपस्थिति की समित जो अवस्थाएं हैं वो भी इसमें रखी जाती हैं। ये भौतिक कारक होते हैं कि कहाँ पर है वो, कितनी दूरी पर है, पास में है या दूर है खनिज संसाधन, और किस आकार के हैं, वो किस श्रेणी को बिलोंग करते हैं, यानी वो तरल अवस्था में है या ठोस अवस्था में है, या वो पास में है या दूर में है। तो उसी तरह से उनकी पहुंच के अनुसार हम उसको निकालेंगे। तो ये भौतिक कारक होते हैं। आर्थिक कारक खनिजों की मांग और उसकी तकनीकी ज्ञान उसके लिए, और उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आर्थिक कारक होते हैं कि देश में उस खनिज की कितनी मांग है। खनन की अलग अलग विधियाँ होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, खनन जो है वो इस बात पर निर्भर करता है वो पृथ्वी पर कहाँ स्थित है। अगर तो वो पास में है तो उसे इजीली निकाला जा सकता है, उसे हम धरातली खनन कहते हैं, खनन की विधि। भूमिगत खनन मतलब बहुत दूर है, काफ़ी गहराई में है, तो उसे निकालने की अलग विधियाँ होती हैं। इसको तो खोद कर, खानों को खोद कर इजीली हम, सस्ता तरीका है, इजीली निकाल सकते हैं, सुरक्षात्मक भी है क्योंकि ज़्यादा इसको उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना पड़ता गहराई तक, तो इसके लिए रिस्क भी नहीं होता ज़्यादा, सुरक्षात्मक है ये। और इसमें उत्पादन जो है वो शीघ्र मिल जाता है और अधिक होता है। दूसरा जो होता है भूमिगत जैसे कूप की खान, इसमें अंदर खान काफ़ी गहराई तक खोदनी पड़ती है और बहुत सारी परतों में से इसे अलग अलग गैलरीज बनाकर खनिजों तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्गों से होकर जाना पड़ता है। इसके लिए खान के अंदर जाने के लिए एक लिफ्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके साथ जो श्रमिक है वो लिफ्ट में बैठकर उस खड़े होकर उस तरह से जा सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर माल की गाड़ियाँ, जो माल गाड़ियाँ होती हैं वो मतलब अंदर जाने वाली, खनन के अंदर जाने वाली जो लिफ्ट होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। और वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि अंदर जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वायु संचार प्रणाली की भी आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत जोखिम भरा है क्योंकि इसके अंदर दुर्घटना होने की भी संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं जहरीली गैसें, वहाँ पर आग और जहरीली गैसें होती हैं, तो इस तरह से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आग एवं बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। और भारत में जो कोयले की खदान है में आग लगने एवं वहाँ पर बाढ़ आने से बहुत नुकसान हुए थे। इस वजह से अभी इसे हम ये कह सकते हैं कि जो भूमिगत है वो बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में जो उत्पादन है यहाँ पर पहले से पीछे हट रहा है क्योंकि श्रमिकों की लागत बहुत ज़्यादा होने लगी है यहाँ पर अंदर जाने के लिए।
श्रमिक ज़्यादा चाहिए होती है, वो वहाँ पर नहीं इतने मिल सकते क्योंकि सस्ते नहीं है, बहुत महंगे श्रमिक है, इसलिए इसको इस कार्य में वो पीछे हट रहे हैं। जबकि अफ्रीका के कई देश और दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश, इसके अलावा एशिया में 50% जो है लोग, जो आय का साधन है उनका, वो खनन कार्य से ही प्राप्त होता है। विकसित देशों में ये कम होने लग गया है क्योंकि वहाँ पर श्रमिक भी कम मिलते हैं ऐसे कार्य करने के लिए, और अगर मिलते हैं तो उनकी लागत बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इस कार्य को अब छोड़ा जाने लगा है। लेकिन दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, इसके साथ साथ एशिया में ये कार्य अभी भी किया जा रहा है, जिसके कारण खनन का कार्य वहाँ 50% खनन का कार्य होता है। और ये तो हमारी सारी प्राथमिक क्रियाएं थी जो अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे मैप हैं, आप इन मैप्स को भी लर्न भी करेंगे, कौन सी जगह कहाँ पर है और कौन सी कृषि कहाँ होती है, और उनको भर के देखेंगे और अच्छे से इस लेसन को रिवाइज़ करेंगे। थैंक यू।